क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है, जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान। और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th है, 11th डिप्लोमा इंजीनियरिंग, BSc नर्सिंग, CET, CUT, पैरामेडिकल, NDA, CDS वगैरह वगैरह तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग आज शुरू करेंगे एक नया चैप्टर फिजिक्स का, क्लास 11 का। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, फ्लूइड्स जानते हैं, फ्लूइड बोलते हैं लिक्विड को। ठीक है, फ्लूइड्स बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड जैसे वाटर है, अल्कोहल है, मरकरी है। वाटर में है नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर है, सी वाटर है, सॉल्ट वाटर है, बहुत तरह के वाटर होती है। तो इस तरह से फ्लूइड क्या बोला कि एक लिक्विड है, और उस लिक्विड पे अगर हम लोग प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, डायरेक्शन में लगाते हैं, परपेंडिकुलर में लगाते हैं, तो क्या इफेक्ट होता है। या इस रेस्ट में है, अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो कौन कौन से प्रॉपर्टीज उसके साथ एसोसिएट है। अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज उसके साथ एसोसिएट है। फ्लो अगर रेस्ट में है तो उस प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करते हैं हम लोग अपने डेली लाइफ में। या कोई फ्लूइड मूव कर रहा है, फ्लो ऑफ लिक्विड है, लिक्विड चल रहा है, तो उसको कैसे हम लोग अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं उसको। तो ये सारी बातें हैं। तो इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे, फ्लूइड का क्या प्रॉपर्टीज होता है, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज कैसे वो एग्जिबिट करता है, कैसे वो शो करता है। कितनी बात सुनिए। फ्लूइड्स जैसे हमारा वाटर है, तो जैसे हम लोग एक स्टेट ऑफ मैटर को क्लासिफिकेशन किया था, याद होगा कि बचपन में कहा था कि मैटर जो है 3 स्टेट में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड का अपना एक डेफिनिट शेप होता है, डेफिनिट साइज होता है, डेफिनिट वॉल्यूम होता है। लेकिन लिक्विड का या फ्लूइड का अपना कोई डेफिनिट शेप साइज नहीं होता। जिस कंटेनर में उसको रख दे उसी कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है। तो फ्लूइड का कोई अपना डेफिनिट शेप नहीं होता। ठीक, जिस कंटेनर में उसको रखेंगे वो उसका शेप अडॉप्ट कर लेता है। साथ ही फ्लूइड पे अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाए, जैसे हम लोग सॉलिड पे लगाते थे टेंजेंशियल फोर्स, उसको शेयरिंग स्ट्रेस बोलते थे, तो फ्लूइड फ्लो करने लगेगा। सॉलिड में फ्लो नहीं कर रहा था, खाली वो डिफॉर्म हो रहा था, वरना अपर शेप बेंड कर जाता था। लेकिन यहाँ पे लिक्विड फ्लो करने लगेगा। कितनी बात समझ। तो फ्लूइड के बारे में कहते हैं कि इट हैज नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट साइज, इट एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर। कितनी बात समझ आई। फ्लूइड तो देखा ही होगा अपने मोहल्ले में, घर पे। अब क्या होता है कि जो फ्लूइड्स है वो 2 स्टेट में मिलते हैं। एक होता है फ्लूइड इन रेस्ट। ठीक है, बता फ्लूइड्स को मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन ऐसे लिख देता हूँ। इट फ्लूइड्स मीन्स लिक्विड, इट मे बी वाटर, मर्क्यूरी, अल्कोहल एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का वाटर जो है स्टैंडिंग वाटर भी होता है और फ्लोइंग वाटर भी होता है, बहता हुआ पानी भी। देखा होगा बहुत सारे स्टैंडिंग वाटर का मतलब जो पोंड होता है, पोखर होता है, यानी कि पोंड होता है। और ये ऐसे बहुत जगह होती है जहाँ पानी रुका होता है, तो वो एक स्टैंडिंग वाटर होता है। इसी तरह से बताया क्या कि बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पानी बहता हुआ होता है, जैसे नदी देखा होगा, रिवर में पानी बहता हुआ, समंदर में पानी बहता हुआ। तो बताया कि ये जो फ्लूइड्स है 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है फ्लूइड स्टैटिक और दूसरा होता है फ्लूइड डायनामिक। ठीक, तो ये जो 2 स्टेट है, इस स्टेट को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं फ्लूइड्स को। ठीक है, फ्लूइड्स जो है ना 2 स्टेट में मिलते हैं। एक स्टैटिक फ्लूइड्स यानी कि रेस्ट में, जब फ्लूइड जो है ना रेस्ट में होता है तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्लूइड्स।
या वाटर मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डायनामिक फ्लूइड। पानी अगर बहता है तो ठीक। तो बताया क्या कि स्टैटिक फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक जो पानी मूव कर रहा है, फ्लो ऑफ लिक्विड, डायनामिक फ्लूइड, या फिर इसको ऑल्सो नोन एज, ठीक है, जो वाटर स्टेट में होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं, जो फ्लो में है उसको हाइड्रोडायनामिक बोलते हैं। अब इसमें कौन कौन सा टॉपिक हमें जो सिलेबस में दे रखा है 11th क्लास में, वो स्टैटिक हाइड्रोस्टैटिक में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो हम बता रहे हैं। देखिए कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। इसमें दे रखा प्रेशर पढ़ना, हमें आर्किमेडिस प्रिंसिपल पढ़ना है, आर्किमेडीज प्रिंसिपल को पढ़ना हमें, फ्लोटिंग बॉडी है, सरफेस टेंशन है, ये सरफेस टेंशन, ये और भी एक दो टॉपिक है, इसको पढ़ना है इस वाले में। प्रेशर यानी कि इस वाले में हाइड्रोस्टैटिक में पूरा जो स्टैंडिंग वाटर है तो उसके कौन कौन से टॉपिक को हमें डील करना है इस चैप्टर में, वो दे रखा। प्रेशर पढ़ना आप लोग को, आर्किमेडिस प्रिंसिपल है, ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी है, कैसे बॉडी फ्लोट करता है, क्यों करता है, क्या होता है, आर्किमेडिस प्रिंसिपल जानते हैं, आर्किमेडिस प्रिंसिपल क्या होता है, क्या रिलेशन होता है, क्या कैसे उसको फाइंड करते हैं। ऐसे ही बॉडी सरफेस टेंशन है, सरफेस पे कितना टेंशन होता है, कैसे फ्लोट करता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, वो हाइड्रोस्टैटिक में आता है। ऐसे ही जो फ्लोइंग वाटर होता है हाइड्रोडायनामिक होता है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक है जो हमको पढ़ना है वो दे रखा है। ये continuity of equation of continuity, Bernoullis theorem, Torricelli's theorem, viscosity, etc। कितनी बार सुने ये? तो हमें हाइड्रोडायनामिक में पढ़ना है कौन कौन सा टॉपिक, ये कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक है टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। बर्नौलिस थ्योरम भी आता है इसमें, टॉरिसेल्ली थ्योरम भी आता है, ये विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टीज है लिक्विड का, फ्लूइड का ही, इससे पढ़ेंगे। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक है जो अलग अलग हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। कितनी बात सुनिए, आगे चले हम लोग, यहाँ तक समझ में आया, इसे हम नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं टर्म हम लोग जाने जा रहे हैं, वो पहला जो टर्म हमें समझना वो है थ्रस्ट। थ्रस्ट किसको बोलते हैं? थ्रस्ट को लिखते हैं हम इसमें, थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या बताया जानते हैं हम लोग, टोटल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच इज इन कॉन्टेक्ट विद अ लिक्विड। यानी एक बॉडी जो है जितना सरफेस पानी के कांटेक्ट में है उस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कहते हैं थ्रस्ट। टोटल फोर्स, मैं डेफिनेशन लिखता हूं यहां पे, टोटल फोर्स बाय अ लिक्विड, which is in contact is known as thrust। ठीक है, एक मैं फिगर बना के दिखाता हूं इसको, इस बात को समझने के लिए एक फिगर बना लेते हैं इसको। ये देखिए थ्रस्ट को कैसे डिफाइन किया, टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय अ लिक्विड विच इज इन कॉन्टेक्ट
जैसे ये एक हमारा बॉडी है, ये लिक्विड है, ठीक है ना। इस बॉडी का मान लो ये पानी के अंदर है, तो ये चारों तरफ से पानी से इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, चारों तरफ से। तो टोटल कितना फोर्स लग रहा है, उसी को थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी बाय अ लिक्विड विच इज इन कॉन्टेक्ट इज नोन एज थ्रस्ट। तो इस चारों तरफ से कितना फोर्स लग रहा है, इधर का, इधर का, इधर का, ऊपर का, नीचे का, सब मिला के टोटल कितना फोर्स लग रहा है, वो थ्रस्ट कहलाता है। फोर्स, थ्रस्ट, थ्रस्ट फोर्स, यानी थ्रस्ट को हम लोग फोर्स भी बोलते हैं, और उसका यूनिट होगा, थ्रस्ट का यूनिट होगा न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो थ्रस्ट का यूनिट भी न्यूटन होगा। तो इट्स यूनिट इज न्यूटन, ठीक है। न्यूटन को एन से दिखाते हैं। ये हो गया हमारा थ्रस्ट। जब इसके आगे बढ़ते हैं थ्रस्ट से, अगला टॉपिक है इसमें प्रेशर। प्रेशर जानते हैं हम लोग, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। कितनी बात में ये रिलेशन था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट होता न्यूटन एसआई सिस्टम में, और एरिया का होता मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट होता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका दूसरा एक यूनिट भी होता है, उसको हम लोग कहते हैं पास्कल, ठीक है। तो इसका दूसरा एक यूनिट होता है पास्कल एसआई सिस्टम में, ठीक। अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम में लेना चाहते हैं प्रेशर का यूनिट, तो 1 पास्कल जो है सीजीएस सिस्टम में 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर डाइन होता है। फोर्स का यूनिट सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है, और एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है। डाइन वाला डाइन नहीं है, डाइन चुड़ैल, ठीक है। ये डाइन, ये फिजिक्स में सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट होता है डाइन, और ये मीटर के जगह सेंटीमीटर होता है, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल जो होता है 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये यूनिट होता है प्रेशर का। अब एक लिक्विड में हम लोग को प्रेशर देखना है कि लिक्विड में जो प्रेशर लगता है किधर लगता है। प्रेशर बेसिकली एक हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और यहां पे मैं लिखता हूं प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज एन स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन प्रेशर जो है एक लिक्विड में जो प्रेशर का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, वो हम दिखाने जा रहे हैं। इसको फिगर को थोड़ा मिटा के एक दूसरा फिगर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए, एक मान लेते हैं कि वाटर जो ना बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट से मिलके बना हुआ है, और यहाँ पे एक ड्रॉपलेट है वाटर का। ये इसका देखते हैं कि वाटर का जो प्रेशर लगेगा किधर लगेगा इसका। तो क्या बताया कि ये स्टैंडिंग वाटर है, और यहाँ पे वाटर, यहाँ पे जैसे ये फोर्स निकालना चाहेंगे ये, तो फोर्स का क्या रिलेशन होगा, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो F इज इक्वल टू P इंटू ए, ये हम लोग रिलेशन लिखते हैं फोर्स के लिए, ठीक है। यानी लिक्विड में जो फोर्स लग रहा होगा वहां पे कितना प्रेशर है और कितना एरिया पे लग रहा, उतने से मल्टीप्लाई करके हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। अब सपोज करते इसमें बहुत सारे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स हैं, एक ड्रॉप है और इसका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है मान लो इधर की तरफ लग रहा है, ये मान लिया हम लोगों ने। ऐसे तो किधर भी लग सकता है, लेकिन हम उसका एक ले लेते, एक डायरेक्शन तिरछा लगा दिया। अब पता है कि इसके फोर्स जो ना वेक्टर क्वांटिटी होता है, और जो भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। अगर हम लोग इसके हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर हो जाएगा एफ का, और एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा एफ का। कितनी बात समझ में, ये एक एंगल है, ये जो सरफेस के रिस्पेक्ट में
अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में ये हमारा थीटा एंगल पे है, और ये जो थीटा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये बेस कहलाएगा, तो ये एफ कॉस थीटा हो जाता है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन कॉस आता है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा तो ये एफ साइन थीटा आ जाएगा। इसमें ये होगा एफ साइन थीटा। कितनी बात सुन में आई? ये समझ में आ गया है। एक वाटर ड्रॉपलेट है, मान लो उस पर एक फोर्स लगता है जो थोड़ा इंक्लाइंड है, तिरछा ले लिया हम लोगों ने। इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा कर लिया थीटा के रेस्पेक्ट में, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लिया। अब क्या होता है कि ये जो अगर वाटर स्टैंडिंग वाटर है, रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, तो जब मोशन में नहीं है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? 0। या यूं कह सकते हैं when the water is in equilibrium, when the water or when the liquid is in equilibrium, ठीक है ना। मान लो एक लिक्विड जो ना इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब वो रेस्ट में है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये 0 के बराबर होगा। एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट में पड़ा हुआ है, मोशन में होता तो वेलोसिटी होता। अब बताया कि जो ये फोर्स है, फोर्स तो 0 नहीं होता। लिक्विड में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, तो फोर्स तो 0 नहीं हो सकता। तो एफ इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी कैन से cos थीटा में बी 0, cos थीटा में बी 0। और अगर cos थीटा अगर 0 है, इसका मतलब कितने एंगल पे cos का वैल्यू 0 होता है? तो हम लोग जानते हैं cos 90 का वैल्यू जो है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। क्या मतलब हुआ कि ये जो कंपोनेंट है ये 90 डिग्री इधर आएगा, ऐसे आएगा। यानी जब भी कभी फोर्स लगेगा किसी लिक्विड ड्रॉप पे तो सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा। यानी कि जो फोर्स लग रहा है लिक्विड सरफेस पे वो परपेंडिकुलर लग रहा है सरफेस पे, इंक्लाइन लग रहा है। जो भी इंक्लाइन हो रहा है, अगर रेस्ट में वाटर है तो वो इंक्लाइन का वैल्यू 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जब भी कभी लिक्विड रेस्ट में होता है तो उस वक्त जो फोर्स का डायरेक्शन होता है या जो नेट फोर्स लग रहा होता है सरफेस पे परपेंडिकुलर लग रहा होता है। 90 का मतलब ये हुआ कि ये थीटा 90 हो गया, और ये वाला फोर्स इधर नहीं है, ये इधर की तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ, और ये एफ साइन थीटा तो ऑलरेडी नीचे लग ही रहा, तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो क्या बताए यहाँ पे, यहाँ तो ये मैं मिटाता हूँ, इसको लिखता हूँ यहाँ पे। क्या दे रखा? द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इन अ लिक्विड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा फोर्स का डायरेक्शन। ये हमारा एक कंसेप्ट दे रखा है कि जब भी कभी रेस्ट में लिक्विड होता है तो उस वक्त जो फोर्स लग रहा होता है उसका एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। प्रेशर तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्टैंडिंग वाटर में फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो ये प्रूव करके दिखाते हैं कि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, लिक्विड सरफेस होगा। ठीक, ये हो गया हमारा। आगे दे रखा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ये जो प्रेशर है तो हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ प्रेशर का एप्लीकेशन देखते हैं। ये दे रखा कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ ये क्या है और उसका कैसे इसका बेनिफिट है, कैसे हमें यूज में आता है। अ शार्प नाइफ कैन कट बेटर देन अ ब्लंट नाइफ। यानी कि चाकू से हम लोग आलू प्याज काटते हैं तो देखते हैं जो चाकू तेज होता है वो बहुत जल्दी काट देता है, लेकिन जो थोड़ा सा शार्प नहीं होता, तेज नहीं होता, तो उसे आसानी से कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता? तो इसका जो हमारा प्रेशर जो है, जो प्रेशर लगता है हमारा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर ये एरिया ज्यादा हो जाएगा ना तो प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, और जब प्रेशर ज्यादा लगेगा तो कम होगा उसका। तो क्या बताया कि अगर तेज
चाकू होता है तो उसके एरिया बहुत कम होता है, वो जो लाइन होता है बहुत एरिया कम होता है, तो आसानी से थोड़ा सा प्रेशर लगाओ कट 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 जाता है वो, ठीक है। लेकिन अगर ब्लंट होगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो ये एक एप्लीकेशन है प्रेशर का। दूसरा देखा, रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन अ लार्ज साइज्ड वुडन स्लीपर्स। क्या मतलब समझ में आया? रेलवे ट्रेन तो देखा होगा, जो ट्रेनें चलती हैं कितनी भारी होती है और वो लोहे के ट्रैक पे चलती है, लेकिन वो जो ट्रेनें जब इतने लोड चलेंगे तो जाहिर है लोहे का ट्रक जमीन में धंस जाएगा भाई। कहीं के हर जगह जमीन तो बराबर है नहीं, कहीं सॉफ्ट है कहीं हार्ड है, तो जमीन में धंस जाएगा। लेकिन ऐसा क्या करते हैं जिससे वो धंसे नहीं? तो एक देखा होगा लोहे पहले पहले आता था लोहे का, अब तो सीमेंट का आता है। तो वो लकड़ी का जो स्लैब होता है वो दोनों जो ट्रैक है उसके नीचे लगा देते हैं, चौड़े लकड़ी के स्लैब। पहले लगता था, अब तो लकड़ी इतना है नहीं, तो अब क्या होता है, अब सीमेंट का स्लैब बना देते हैं और सीमेंट का स्लैब यहाँ से दोनों ट्रैक उसके ऊपर रहता है। तो जब वो प्रेशर लगाता है तो वो स्लैब जो है उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि स्लैब का एरिया ज़्यादा है, चौड़ा स्लैब बनाते हैं। चौड़ा स्लैब होता है यहाँ से वहाँ तक पूरा, और ऐसे पास 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 कर देते हैं ताकि वो लोहे का जो ट्रैक है जिस पे ट्रेन का पहिया जा रहा होगा वो दबे नहीं। ज़्यादा गैप भी कर देंगे तब भी वही नुकसान होगा, वही प्रॉब्लम आएगा। तो पास 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 सर्टेन डिस्टेंस पे उसको लगा देते हैं, वो एक अपना कैलकुलेशन है उसके हिसाब से लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि नीचे से ट्रेन को चलने में एक सपोर्ट मिलता है, वो ज़मीन में धंसता नहीं है, बैठता नहीं है ज़मीन में, ठीक है ना। तो ये हमारा एक एडवांटेज होता है प्रेशर का, प्रेशर का एडवांटेज मिलता है, ये यूज़ करते हैं उस कंसेप्ट को यूज़ करके। तो ये दूसरा हो गया। अब क्या देखा, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन अ सैंड व्हाइल अ कैमल कैन वॉक इजीली। यानी कि जो बालू वाली ज़मीन होता है, रेत होती है, वहाँ पे आदमी जो है ना पैदल चलेगा तो चल नहीं पाता, पैर जो है ना बालू में धंसता रहता है धंसता रहता है, ठीक है। लेकिन कैमल जो है वो बहुत आसानी से चल लेता है, बहुत आसानी से। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पैरों का जो साइज़ है वो छोटे होते हैं, तो वो नीचे दब जाते हैं, ठीक है। लेकिन कैमल का जो साइज़ है, यानी कि ये जो एरिया है उसके कैमल का जो फिट का, वो ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा एरिया को कवर करता है, तो उसको प्रेशर कम लगता है। तो प्रेशर जब कम लगेगा तो आसानी से वो अपने बॉडी का जो वेट है वो आसानी से मूव कराता रहेगा, ठीक है। वो आसानी से बॉडी का वेट मूव करता रहेगा। तो एरिया का है, जिसका जहाँ पे एरिया कम होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम लगेगा। अब जैसे पिन एंड नेल्स आर मेड ऑफ टू हैव पॉइंटेड एंड्स। देखा होगा जितने भी कील होते हैं वो सब के सब एंड, एक एंड जो ना बहुत पॉइंटेड रखते हैं, ताकि वो लकड़ी में या दीवार में अगर हैमरिंग करे या ठोकेंगे आसानी से चला जाए, ठीक है। इसलिए कि जब वो एरिया कम होगा तो बहुत आसानी से थोड़े से भी प्रेशर लगाएंगे या फोर्स लगाएंगे तो आसानी से अंदर चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, उस पर आसानी से चला जाएगा। एक पेपर पिन, नोटिस बोर्ड पे पेपर लगाते हैं तो कैसा एक पिन होता है, एक तरफ बिल्कुल शार्प होता है, दूसरी तरफ उसका टेल होता है जो गोल सा बना होता है, देखा होगा ये इस तरह का, ऐसा उसका एक शख्स वो होता है और यहाँ पे होता है, इसको हम लोग दबा देते हैं तो नोटिस बोर्ड पे पेपर लग जाता है। तो ये सारे बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जहाँ पे प्रेशर के कंसेप्ट को यूज करके और हम लोग ये सब काम में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी के बेस पे, आज तो यहीं पे रहने देते हैं, एक दो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो, ठीक है।